Factorization and algebraic manipulation exercise 4.8 यूनिट नंबर 4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल है। यहाँ आपको कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस भी देखने को मिलेंगी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी देखने को मिलेंगी। ये एक्सरसाइज बाकी जो एक्सरसाइजेस थे 4.1 से लेकर 4.7 तक उनसे टोटली डिफरेंट है। जहाँ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करते थे, जहाँ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड आउट करते थे। इसके बरअक्स ये जो एक्सरसाइज 4.8 है इसमें आप वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। हाँ, इसमें आपको मिलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इन्हें आपने सॉल्व करना होगा ताकि जो क्वेश्चंस है उनमें जो रिक्वायर्ड कंटेंट है उनकी वैल्यूज़ या जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकें। सो बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज 4.8 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स पर ही मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। द हाइट y meters of a model rocket launched directly upward from the ground can be modeled by y equals 96t minus 4t square, where t is the time in seconds after it leaves the ground. First part from this question is to find the height of the rocket after 12 seconds. Find the height of the rocket 12 seconds after it leaves the ground. And then in the second part, at what time will the rocket strike the ground again? क्वेश्चन की मेन स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि एक रॉकेट है जिसे फायर किया गया है, ठीक है ना, डायरेक्टली अपवर्ड ऊपर की जानिब इस रॉकेट को फायर किया गया है। अच्छा, अब ये रॉकेट जो है वो जितनी हाइट पर जाती है उस हाइट को डिनोट किया गया है इस वक्त y मीटर से। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, मैंने इसके लिए एक फिगर भी ड्रॉ किया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि फिगर थोड़ा सा विजिबल हो। हाँ, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक रॉकेट है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो ग्राउंड है वो 0 है, बिल्कुल जहाँ पे रॉकेट इनिशियली मौजूद है। उसके बाद इस रॉकेट को फायर किया गया है वर्टिकली नहीं, अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में। अब जब भी रॉकेट को या बुलेट को आप फायर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनती है, एक पैराबोला की शक्ल में। यानी पहले वो नीचे से जाती है एक ख़ास ऊंचाई तक जाने के बाद वो वापस रिटर्न होती है ग्राउंड की तरफ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है वो वापस ही नीचे की तरफ आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो यहाँ क्वेश्चन भी यही कह रहे हैं कि एक रॉकेट है, उसे y मीटर्स तक लॉन्च किया गया, यानी जब उसे लॉन्च किया गया तो वो y मीटर्स तक ऊंचाई पर गया और उसके बाद क्या हुआ, वो वापस नीचे आया। अच्छा, ये जो इसकी जो उड़ान है रॉकेट की या इसकी जो ऊंचाई पर जाने की जो क्या कहते हैं ड्यूरेशन है, उसे इस इक्वेशन से डिनोट किया गया है, दैट इज़ y इक्वल्स 96t माइनस 4t स्क्वायर। अब इसमें t और y आपको दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। साथ में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है कि t जो है वो इस इक्वेशन में शो कर रहा है टाइम इन सेकंड्स और y जो है वो इस इक्वेशन में शो कर रहा है हाइट ऑफ द रॉकेट या मॉडल रॉकेट। यानी कि रॉकेट जितनी ऊंचाई तक पहुंचा है उसे डिनोट किया गया है इस इक्वेशन में y से, और इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए और वापस ग्राउंड पर आने के लिए जो टाइम लगा है रॉकेट को उसे डिनोट किया गया है t से। सो इस इक्वेशन में आपके पास y और t मैंने एक्सप्लेन कर दिया। y जो है वो हाइट ऑफ द रॉकेट है लॉन्च होने के बाद जितनी ऊंचाई तक जाएगा, और इसमें जो टाइम t है वो ये शो कर रहा है कि जब रॉकेट को लॉन्च किया गया वो अपनी पीक पर यानी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वापस ग्राउंड तक आया तो इसमें कितना टाइम लगा। अच्छा, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये हो सकता है कि टाइम t इसको भी जाहिर करता है कि रॉकेट को कितनी देर लगी अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, जब 0 से रॉकेट को लॉन्च किया गया, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, फिर इसको दोबारा जूम आउट करते हैं, ठीक है। ये 0 से जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो मैक्सिमम ऊंचाई रॉकेट की कितनी है इस वक्त, 576 यहाँ पर कैलकुलेटेड है। इसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे कि कैसे 576। जब ये रॉकेट 0 से 576 मीटर्स ऊंचाई तक गया, उसके बाद रॉकेट की मज़ीद जाने की कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, वापस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जो है वो दो तरह से मेजर हो सकता है। एक, रॉकेट को अपनी हाइट, मैक्सिमम हाइट यानी 576 मीटर तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा। दूसरा, टी ये भी जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है कि जब रॉकेट को फायर किया गया, रॉकेट को ऊंचाई तक जाने और वापस ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लगा।
तो टाइम टी जो है यहाँ दोनों बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों बातों को शो कर रहा है। क्वेश्चन में आपने ये बताना है फर्स्ट पार्ट में फाइंड, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि स्टेटमेंट आपको नजर आ जाए जी। फाइंड द हाइट ऑफ द रॉकेट 12 सेकेंड्स आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जैसे ही रॉकेट ने लॉन्च करना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया, 12 सेकंड के बाद वो कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। यहां पर आपको क्या गिवन है, बेसिकली वाई और टी में से आपको टी गिवन है, टाइम, ठीक है ना। आपने फाइंड क्या करना है, वाई क्या है, हाइट ऑफ द रॉकेट, सॉरी हाइट ऑफ द रॉकेट नहीं बल्कि रॉकेट कितनी ऊंचाई तक फ्लाई कर रहा है, या रॉकेट की उड़ान कितनी ऊंचाई तक पहुंची है, पीक पर कितना गया है रॉकेट जब वो 12 सेकंड्स उसको लगे फ्लाई और उड़ान भरने के बाद, ठीक है ना, लॉन्च होने के बाद, ठीक। सो इसमें मैंने आपसे कहा टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई जो है वो यहां पर शो कर रहा है हाइट ऑफ द रॉकेट को शो कर रहा है जब इसे फायर किया गया, ठीक है ना। हाइट ऑफ द रॉकेट तो इसको हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम इसे ये कहेंगे कि यूं कहें कि हाँ, द हाइट ऑफ द रॉकेट ऑफ व्हेन इट इज लॉन्च्ड, यानी रॉकेट कितनी ऊंचाई पर पहुंचा जब इसे लॉन्च किया गया। ये जो हाइट है, ऊंचाई जो है वो रॉकेट की उड़ने के बाद, इसे यहाँ पर डिनोट किया गया है वाई से। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा क्या गया है, एट व्हाट टाइम विल द रॉकेट स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे टाइम दो बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात ये हो सकती है कि रॉकेट को जब फायर किया गया है तो अपनी कितने टाइम में अपने पीक पर पहुंचा। दूसरी बात ये हो सकती है कि फायर होने के बाद रॉकेट को वापस ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लगा। ये एक ग्राफ है, जो फिगर आपको नजर आ रहे हैं, ग्राफ के हॉरिजॉन्टल पर मैंने टाइम लिया है सेकंड्स में, जबकि वर्टिकल पर मैंने हाइट ली है यानी कि मीटर्स में रॉकेट की, ठीक। सो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग भी होते हैं और इन्हें सॉल्व करने में मज़ा भी आता है। सो सबसे पहले इस स्टेटमेंट में से मैं लिखता हूँ वो चीज़ें जो गिवन है। हमें सबसे पहले गिवन है y = 96t - 4t²। अच्छा, इस इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा फर्दर ये डिस्क्राइब करूँ, ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से आप रॉकेट के यानी कि हाइट को, कितनी रॉकेट ऊंचाई में उड़ सकता है, ये भी फाइंड कर सकता है इस इक्वेशन की मदद से। दूसरी बात, आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि खास टाइम में रॉकेट की उड़ान कहाँ तक होगी, कितनी ऊंचाई पे रॉकेट उड़ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ 2 सेकंड तक रॉकेट कितना ऊंचा उड़ रहा होगा, तो वो भी आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 8 सेकंड्स तक रॉकेट कितना ऊंचा उड़ा, वो भी आप इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये इक्वेशन आपको दो चीज़ों के बारे में मालूमात मुहैया कर रही है रॉकेट से रिलेटेड। कौन सी? एक, ऊंचाई पे उड़ान, रॉकेट की उड़ान कितनी ऊंची है। दूसरा, कितना टाइम लगा इस उड़ान को भरने के लिए, या इस उड़ान तक पहुंचने के लिए रॉकेट को कितना टाइम लगा, ठीक। सो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको इस इक्वेशन से मिल सकती है। आगे मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड कर रहे हैं हाइट, यानी कि रॉकेट कितनी ऊंचाई तक उड़ा और टाइम कितना लगा, 12 सेकेंड्स। यानी क्वेश्चन का पहला हिस्सा यही था ना कि जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो ग्राउंड से 12 सेकेंड तक रॉकेट कितना ऊंचा उड़ा, उसकी हाइट कहाँ तक पहुंची, ठीक। सो आप क्या करेंगे, सिंपली y और t दो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, इसमें t गिवन है जबकि y आपने फाइंड आउट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप क्या लिखेंगे, पुट t = 12 इन y = 96t - 4t²। आप इसी इक्वेशन में t की जगह क्या पुट करेंगे, 12, बिकॉज देखिए दोनों t और y में से t की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू फाइंड करने। सो इट्स वेरी सिंपल, लेट्स पुट t = 12 इन दिस इक्वेशन। जब आप इसमें पुट करेंगे excuse me, so y = 96t becomes 96t की जगह आप रिप्लेस करेंगे 12 - 4t² becomes -4 × 12²। अब आगे अगले स्टेप में 96 × 12 is 1152 where 12² is 144 और उसके बाद 144 मल्टीप्लाई बाय -4 is -576 और अब 1152 - 576 equals 576। मैंने आपसे कहा ना, इस इक्वेशन में आप किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को लेके हाइट ऑफ द रॉकेट को फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ 12 की जगह होता लेट्स से 6, तो फिर 6 सेकंड्स में रॉकेट की उड़ान ऊंचाई कहाँ तक होगी, हाइट ऑफ द रॉकेट कहाँ तक होगी। आप सिर्फ टी की जगह यहाँ पुट करेंगे 6, आपके पास हाइट ऑफ द रॉकेट खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। सो 12 सेकंड के बाद रॉकेट की जो यानी कि हाइट होगी वो कितनी होगी, 576। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश की है। ये ग्राफ है इसका, सॉरी ये देखिए, यहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ
और ये देखिए टाइम है 4 सेकंड के बाद इसकी ऊंचाई यहाँ तक आ गई, 8 सेकंड के बाद इसकी ऊंचाई यहाँ तक आ गई, 12 सेकंड पर रॉकेट अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर है, मैक्सिमम हाइट पर है, इससे मजीद ऊंचा रॉकेट नहीं उड़ रहा। उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्लाइन, रॉकेट वापस ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो ये जो आपको पर्पल लाइन नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन, ये है 12 सेकंड्स, जहां रॉकेट अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के उसके बाद वापस ग्राउंड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सो ये ग्राफ है इसका, ठीक है ना। ये आपके वर्क का हिस्सा नहीं है, नोटबुक में आप इसको नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि क्वेश्चन है क्या, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। सो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको कह सकते हैं, सोल्यूशन आपके सामने है, राइट। सो आखिर में मैंने क्या लिखा, सो हाइट ऑफ द रॉकेट आफ्टर 12 सेकंड्स इज 576 मीटर्स। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, द रॉकेट स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन इट्स हाइट इज 0। अच्छा, सबसे पहले तो ये आ जाए सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था, एट व्हाट टाइम विल द रॉकेट स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन, कितने टाइम के बाद रॉकेट वापस जमीन पर आके गिरेगा। तो यहां से फायर हुआ 0 से और ये पैराबोला बनाने के बाद वापस आके ग्राउंड पे लग जाएगा, इसे पैराबोला कहते हैं मैथ्स की जुबान में, ठीक है ना। सो अच्छा, सेकंड पार्ट को देखते हुए हम ये कहेंगे कि द रॉकेट स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन इट्स हाइट इज 0। रॉकेट स्ट्राइक्स द ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, रॉकेट जमीन पर तभी गिरेगा जब उसकी हाइट क्या होगी, 0। हाइट 0 का मतलब क्या है कि रॉकेट बिल्कुल आके जमीन के ऊपर गिर गया, ठीक है ना। रॉकेट अगर जमीन से टकराता है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी हाइट क्या होगी, 0। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे रॉकेट उड़ान से पहले, लॉन्च होने से पहले जिस हाइट पर है, लॉन्च होने से पहले रॉकेट की हाइट क्या होगी, 0। बिल्कुल वो ग्राउंड के ऊपर ही खड़ा है ना, इसलिए लॉन्च होने के बाद उसकी हाइट काउंट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जब रॉकेट ग्राउंड को वापस स्ट्राइक करेगा, वापस ग्राउंड यानी ज़मीन पे आके गिरेगा, तो उस वक्त भी रॉकेट की हाइट क्या होगी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि वंस अगेन ये जो इक्वेशन है आपके पास y इक्वल टू 96t माइनस 4t स्क्वायर, जिसमें दो वेरिएबल्स y और t हैं। पहले पार्ट में आपको t इक्वल्स 12 गिवन था, जिसकी मदद से आपने y इक्वल्स 576 फाइंड कर लिया। अब इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपके पास y यानी हाइट ऑफ द रॉकेट गिवन है, कितना है, 0। क्यों, क्योंकि जब रॉकेट जमीन को हिट करेगा उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। पहले पार्ट में टाइम गिवन था तो आपने हाइट ऑफ द रॉकेट फाइंड की, दूसरे पार्ट में हाइट गिवन है, आप फाइंड करेंगे टाइम। मैंने शुरू में क्या कहा, ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से आप रॉकेट के किसी भी टाइम ड्यूरेशन में उसकी हाइट या किसी भी हाइट पर उसके टाइम ड्यूरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते ये कि एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है, या पिछले पार्ट में t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स था, ठीक। सो एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आप इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। चलें, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर रॉकेट ग्राउंड को हिट करेगा उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी, 0। हाइट क्या है रॉकेट की, y। सो इसका मतलब है पुट y इक्वल 0 इन द सेम इक्वेशन, y इक्वल्स 96t माइनस 4t स्क्वायर। सो अब y की जगह आप पुट करेंगे 0 एंड देन राइट साइड 96t माइनस 4t स्क्वायर एज इट इज। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। वी हैव 4t एज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन 96t एंड 4t स्क्वायर। इन दोनों में मुझे 4t कॉमन नजर आ रहा है। 96 भी 4 से डिविजिबल है और 4 भी 4 से डिविजिबल है। t मैं कॉमन लूंगा, t स्क्वायर नहीं, इसलिए क्योंकि t दोनों टर्म्स के साथ है, 96t के साथ भी t है और 4t स्क्वायर के साथ भी t है, यहाँ t स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर आप स्क्वायर लेंगे, t स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो फिर यहाँ तो t है, t स्क्वायर तो है ही नहीं। तो लिहाजा एक ऐसे टर्म या नंबर को कॉमन लेंगे जो दोनों टर्म्स के साथ हो, और वो है 4t। सो मैंने 4t कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए 24 4 जार 96, 96 की बजाय क्या लिखेंगे, 24, यानी कि 4 2 ज़ा 8, ये 9 है, 1 शिफ्ट करेंगे 16 एंड देन 4 4 ज़ा 16। t आप कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड करेंगे नेगेटिव साइन। अब 4t स्क्वायर में से आप 4t कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा यहाँ सिर्फ t लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर t स्क्वायर में है। 1 टाइम आपने कॉमन लिया, 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, राइट। आगे चलें, 4t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 0 से डिवाइड हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं फॉर द वेरिएबल t, इसलिए क्योंकि मुझे टाइम फाइंड करना है। जब रॉकेट ग्राउंड को हिट करेगा उस वक्त टाइम कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना है। सो अब 0 over 4t equals 24 minus t. 0 divided by any number, the result is 0. Now 24 minus t is equal to 0. अच्छा, t यहाँ पर नेगेटिव है,
लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, विच मीन्स t इज इक्वल टू 24. व्हाट डज इट मीन? Therefore, the rocket returns to the ground after 24 seconds. 24 सेकंड के बाद रॉकेट वापस आके ग्राउंड को हिट कर देगा. ये इसका ग्राफ मैंने बनाया है. ये देखिए, जैसे रॉकेट यहाँ से फ्लाई किया, ठीक है ना, ग्राउंड पे आके हिट किया. पहले जब अपने पीक पर पहुंचा रॉकेट, उस वक्त टाइम कितना था? 12 सेकेंड्स. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड से वो ऊंचाई पे गया है, उसी स्पीड से ही वो वापस नीचे ग्राउंड की तरफ आएगा. तो 12 सेकेंड उसको ग्राउंड से पीक पर पहुंचने में लगे और 12 सेकेंड उसको पीक से दोबारा ग्राउंड तक पहुंचने में लगे. तो 12 + 12 इज 24. इस ग्राफ में भी आपको वाजे नजर आ रहे हैं. देखें, जब रॉकेट पीक पर पहुंचा, मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, उस वक्त टाइम कितना था? 12 सेकेंड्स. अब जब वापस हाइट से ग्राउंड पर पहुंच रहा है रॉकेट, तब भी कितना टाइम लगा इसको? 12 सेकेंड्स. ये देखिए, 12 to 16 4 सेकेंड्स हो गए, 16 to 20 फिर 4 सेकेंड्स हो गए, यानी 8, और 20 to 24 फिर 4 सेकेंड, यानी कि 12 सेकेंड. सो 12 सेकेंड्स ग्राउंड से पीक पर और 12 सेकेंड्स पीक से ग्राउंड पर. 12 + 12 24. तो टोटल कितना टाइम लगा रॉकेट को वापस ग्राउंड पर आने में? 24 सेकेंड्स. मैं आपको फिर बता दूं, ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझाने के लिए है. आपने इसे नोटबुक में नहीं करना है. आपका सोल्यूशन सिर्फ ये वर्क है जो आपको नजर आ रहा है सोल्यूशन की शक्ल में. क्वेश्चन नंबर 2, एक और वर्ड प्रॉब्लम है. A rectangular field 70 meters long and 50 meters wide, it's surrounded by a concrete path of uniform width. Given that the area of the path is 1024 square meters, find the width of the path. सबसे पहले ज़रा इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, साथ में आप इस फिगर को भी देखें, ठीक है ना. ये फिगर, ये आपको जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये वो रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी क्वेश्चन में बात की जा रही है. हाँ, अब पूरी शायद आपको नज़र आ जाए. मैं थोड़ा सा और इसको, जस्ट अ मिनट, शायद ये आपको पूरा, हाँ अब शायद पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है ना. ये वो रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है. सॉरी, ये ग्रीन वाला, ठीक है. इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी है? 70 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी है? 50 मीटर. दोबारा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि A rectangular field 70 meter long and 50 meter wide is surrounded by a concrete path of uniform width. Uniform width का मतलब है एक जैसी width, हर पॉइंट पर उसकी width सेम है. Given that the area of the path is 1024 square meter, find the width of the path. आ जाए दोबारा फिगर की तरफ. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये ग्रीन में जो आपको नजर आ रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक खेत है जिसकी लेंथ कितनी है? 70 मीटर्स, और उस खेत की विड्थ, चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर. इस खेत के इर्द गिर्द एक कंक्रीट पाथ लगा हुआ है, ठीक है ना. आपने देखा होगा अक्सर बागों के इर्द गिर्द या कोई भी जो ग्रासी कहीं पे होती है, तो उसके इर्द गिर्द एक पाथ लगा होता है कंक्रीट का, ठीक है ना. सो यहाँ पर भी आपको ये जो ग्रे कलर में नजर आ रहा है, ये पाथ है कंक्रीट का इस फील्ड के चारों तरफ. अच्छा, अब ये वर्ड यूज किया गया है कि इस पाथ की विड्थ क्या है? यूनिफॉर्म है, एक जैसी है. यानी जितनी मोटाई इस पाथ की यहाँ पर है, उतनी ही मोटाई लेफ्ट पे है, उतनी ही मोटाई बॉटम पे है, और उतनी ही मोटाई इसकी राइट पे है. अगर ये पाथ लेट से 20 सेंटीमीटर, बल्कि बहुत कम है, लेट से 1000 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 1 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो लेफ्ट साइड पे भी 1 मीटर होगी, बॉटम पे भी ये 1 मीटर चौड़ा होगा, और राइट साइड पे भी ये 1 मीटर ही चौड़ा होगा. इसे कहते हैं यूनिफॉर्म, एक जैसे मोटाई है इस कॉन्क्रीट पाथ की. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अच्छा, फिर आगे आपको क्वेश्चन ने ये बताया है कि द एरिया ऑफ दिस कॉन्क्रीट पाथ इज 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर. सिर्फ इस कॉन्क्रीट पाथ का, जो आपको ग्रे कलर में नजर आ रहा है, इसका एरिया गिवन है. ग्रीन फील्ड का एरिया गिवन नहीं है, सिर्फ इस कॉन्क्रीट पाथ का जो एरिया है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितना है? 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर. पूछा क्या जा रहा है आपसे, आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ. बताइए कि इस पाथ की मोटाई कितनी है, विड्थ कितनी है, ये कितना मोटा है ये पाथ जो इस फील्ड के चारों तरफ यूनिफॉर्म है, एक जैसा है. तो आप एक साइड की विड्थ फाइंड करेंगे तो बाकी साइड की विड्थ भी वही होगी, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि इस पाथ की विड्थ जो हमें फाइंड करनी है, वो हम कहते हैं कि इस वक्त x मीटर्स है. इसकी विड्थ लेट्स से कितनी है? x मीटर है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने थोड़ी देर के लिए कहा कि इस पाथ की जो विड्थ है वो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कितनी है? x मीटर है. चारों तरफ से x मीटर एंड x मीटर. अब आ जाए, आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये
आउटर जो आपको नजर आ रहे हैं पैरामीटर, एक इनर पैरामीटर है, एक आउटर, ये आउटर कहलाएगी, सबसे जो बाहर आपको नजर आ रही, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे आउटर बैरूनी पैरामीटर, और ये इनर पैरामीटर कहलाएगा, अंदरूनी पैरामीटर किसकी, पाथ की, ठीक है ना। इस पाथ की आउटर पैरामीटर ये है जो मैं कर्सर से आपको हाईलाइट कर रहा हूं, जबकि इनर पैरामीटर आपको ये नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है ना, ये अंदरूनी पैरामीटर है। अच्छा, पैरामीटर का मतलब है बाउंड्री वॉल, ठीक है ना। अच्छा, जो इस पाथ की बैरूनी पैरामीटर है यानी बाउंड्री वॉल है, वो कितनी है, यहां पे लिखी हुई है 50 + 2x मीटर्स, 50 + 2x मीटर्स। अच्छा, ये फिर क्या हुआ, 50 तो चलो इसकी समझ आती है, ये जो ग्राउंड की लेंथ है। मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ इस कंक्रीट के आउटर पाथ के पैरामीटर की। अब आउटर पाथ का मतलब ये होगा, ये देखिए 50 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी, ये ग्रीन, ठीक है ना। उसके बाद ये लेंथ कितनी है इस पाथ की, x मीटर, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी देखिए इसकी पाथ की लेंथ कितनी है, x मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हुई इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। पहले हम ये वर्टिकल साइड की बात करते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले आप इस वर्टिकल को देखिए, ये जो 50 + 2x लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है, 50 मीटर। अगर आप आउटर लाइन की बात करें यानी इस कंक्रीट पाथ की बात करें, तो इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x मीटर है, इसी तरह नीचे भी x मीटर ही है, बीच में ग्रीन कितना है, 50 मीटर। तो टोटल इसकी हाइट कितनी हुई इस पाथ की, x + x, 2x + 50, x + x, 2x + 50। यानी कि अगर मैं इसे एक लाइन से डिनोट करूं, ये मैं टोटल इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लेंथ कितनी होगी, एक तो ये लेंथ इसमें शामिल होगी, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ, और ये कितनी है, x मीटर, और इसी तरह ये लेंथ भी कितनी है, x मीटर, ठीक है ना। ये तो x + x, 2x तो ये दो लेंथ्स हो गई, ये जो रेड आपको नजर आ रही, जबकि 50 मीटर जो है वो आपको ये ग्रीन वाली नजर आ रही। तो अगर आप इस टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, x + x, 2x, 2x + 50, 2x + 50 मीटर्स, या 50 + 2x मीटर्स, ठीक। अच्छा, अब आ जाए इसकी लेंथ पे, किसकी लेंथ, कंक्रीट पाथ की लेंथ। कंक्रीट पाथ की लेंथ यहाँ से शुरू होती है, ये पूरी लेंथ है, और यहाँ जाके ख़त्म होती है। अब ये टोटल लेंथ कितनी है, अगेन ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, x मीटर। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है, x मीटर, ठीक है ना। तो x + x, 2x, और बीच में ग्रीन लेंथ कितनी है, 70। तो कितना बनेगा, 70 + 2x और 2x + 70 मीटर। टोटल लेंथ कितनी होगी इस कंक्रीट पाथ की, 2x + 70 मीटर, या या 70 + 2x मीटर। और इस पाथ की टोटल हाइट कितनी होगी, या विड्थ कितनी होगी, हाइट तो नहीं कहेंगे, ये साइड विड्थ लें और इस साइड को लेंथ लें आप, ठीक है ना। सो ये विड्थ होगी 50 + 2x मीटर। फिर देखें 50 क्या है, ये जो ग्रीन आपको लाइन नजर आ रही है इसकी विड्थ है, और 2x क्या है, ये हिस्सा, x ये हो गया और x ये हो गया, x + x, 2x + 50 और 50 + 2x। 50 मीटर सिर्फ ये जो क्या कहते हैं इसका फील्ड है उसकी विड्थ है, लेकिन अगर आप पाथ को भी शामिल करेंगे तो फिर टोटल विड्थ इसकी बनेगी 50 + x + x, यानी कि 50 + 2x। इसी तरह फील्ड की लेंथ कितनी है, 70 मीटर, लेकिन अगर आप इस पाथ की लेंथ की बात करें तो फिर ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी, इस पाथ की लेंथ बनेगी 70 + x + x, यानी कि 2x। ये जो 2x आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से लेफ्ट और राइट से इस पाथ की विड्थ भी इसमें शामिल करनी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ द पाथ की। लेंथ ऑफ द फील्ड तो 70 है, लेकिन लेंथ ऑफ द पाथ बनेगा 70 + x + x, यानी कि 70 + 2x मीटर्स। अब आ जाए ज़रा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लगा, आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर होंगे। सो सबसे पहले मैं डेटा लिखता हूँ जो गिवन है, दैट इज़ लेंथ ऑफ द फील्ड। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, शायद ये कॉर्नर आपको नज़र ना आ रहा हो, अब सही हो गया जी। लेंथ ऑफ द फील्ड कितनी है, 70 मीटर। इसी तरह विड्थ ऑफ द फील्ड कितनी है, 50 मीटर। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है ना, बल्कि मैं फिगर से लाइनें हटा देता हूँ ताकि ये विजिबल हो। बस ओह
मुझे बस सिर्फ आपको ये समझाना था कि ये 2x आया किस तरह से है, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल क्लियर और विजिबल है, ठीक है। यहाँ पे इसकी टोटल हाइट कितनी है, या टोटल विड्थ, हाइट नहीं कहेंगे विड्थ कहेंगे, 50 + 2x मीटर, और टोटल लेंथ कितनी है 70 + 2x मीटर। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, उसके बाद अच्छा, लेट यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट पाथ बी x मीटर, मैंने इसे डिनोट किया x मीटर से, ठीक है ना। पहले मैंने लिखा लेंथ ऑफ द फील्ड 70 मीटर गिवन है, विड्थ ऑफ द फील्ड 50 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। लेट से ये जो पाथ है जो आपको ग्रे कलर में नजर आ रहा है, इसकी विड्थ कितनी है x मीटर, मैंने x से इसको डिनोट किया। अच्छा, आउटर रेक्टेंगुलर डायमेंशंस, आउटर रेक्टेंगुलर डायमेंशंस जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी इस रेक्टेंगुलर पाथ की लेंथ और विड्थ यानी ब्रेड्थ कितनी है। तो इसकी लेंथ कितनी हुई, अभी हमने यहाँ पर काफ़ी डिस्कस किया, 70 + 2x मीटर, ये होगी लेंथ ऑफ द पाथ, और विड्थ ऑफ द पाथ कितनी होगी 50 + 2x मीटर। ये आपके सामने मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ ताकि 50 आपको नज़र आ जाए, ये ठीक है ना। ये रहा इसकी विड्थ 50 + 2x मीटर, ये है लेंथ ऑफ द पाथ और ये है विड्थ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द फील्ड 70, विड्थ ऑफ द फील्ड 50 मीटर। आगे चलें, हम फाइंड कर रहे हैं विड्थ ऑफ द पाथ, इस पाथ की मोटाई या विड्थ कितनी है। सो एरिया ऑफ द पाथ इक्वल्स एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द फील्ड। फॉर इंस्टेंस में अगर फाइंड करना चाहूँ एरिया ऑफ द पाथ, इस ग्रे लाइन की सिर्फ अगर मैं एरिया फाइंड करना चाहूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सबसे पहले फाइंड करूँगा एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया मैं फाइंड करूँगा, और फिर इसमें से मैं माइनस करूँगा एरिया ऑफ द फील्ड। इस ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं इस बड़े रेक्टेंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ, इस ब्राउन रीजन का एरिया हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से देखें, अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस ये जो ग्रे आपको पाथ नज़र आ रहा है, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा, जिसकी लेंथ कितनी है 70 + 2x और जिसकी विड्थ कितनी है 50 + 2x। फिर उसके बाद मुझे इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा, जिसकी लेंथ कितनी है 70 और विड्थ कितनी है 50। आखिर में मुझे इस ग्रीन रेक्टेंगल यानी इस छोटे रेक्टेंगल के एरिया को इस बड़े रेक्टेंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे पास एरिया ऑफ द पाथ या एरिया ऑफ द ग्रे रीजन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ द पाथ इक्वल्स एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द फील्ड। अच्छा, अब जरा फाइंड करते हैं, इन सब की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1024। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1024 स्क्वायर मीटर्स। अच्छा, एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल शेप है, इसका एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। एरिया का फार्मूला क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इस बड़े रेक्टेंगल की, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटर रेक्टेंगल। आप इसकी जगह एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट पाथ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आउटर रेक्टेंगल या एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट एक ही बात है, ठीक है ना। बल्कि अगर आप इसको आउटर रेक्टेंगल कहें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट पाथ फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको इस पूरे रेक्टेंगल को तो हम कॉन्क्रीट नहीं कह सकते ना, बल्कि कॉन्क्रीट तो सिर्फ ये रीजन है, इसलिए फिर आप इसको कहें आउटर रेक्टेंगल, ठीक है, यानी कि इस बड़े रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ द फील्ड, ये इस छोटे यानी कि ग्रीन रेक्टेंगल की बात हो रही है। सो एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया के लिए हमें चाहिए इसके डायमेंशंस, यानी इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ। कितनी है लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, ये है 70 + 2x, ये यहाँ से देखिए, ये हमने यहाँ पे लिखी है। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। लेंथ कितनी है 70 + 2x और ब्रेड्थ यानी कि विड्थ एक ही चीज़ है, वो कितनी है 50 + 2x। ये है एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल का फार्मूला। इसके बाद माइनस एरिया ऑफ द फील्ड, अगेन फील्ड भी एक रेक्टेंगल ही है ना, तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है फील्ड की 70 और ब्रेड्थ कितनी है 50, तो ये है 70 × 50 एरिया ऑफ द फील्ड। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1024 एज इट इज, 70 × 2x × 50 + 2x को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फैक्टर है, पहला है 70 + 2x और दूसरा है 50 + 2x। करेंगे क्या, आप ऐसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। सबसे पहले 70 × 50, 70 50s are 3500, फिर 70 × 2x, 72s are 140 × x 140x, फिर उसके बाद
2x multiplied by 50, 52 is 100 and then x, and then 2x multiplied by 2x, 2 times 2 4, x multiplied by x, x square, और उसके बाद नेगेटिव साइन, 70 multiplied by 50 is 3500। आगे चलें, ये 3500 पॉजिटिव है और ये 3500 नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे चलें, 1024 इक्वल्स 140x प्लस 100x, ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x लीनियर वेरिएबल है, x की पावर सिर्फ 1 है, तो इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं, 100x और 4x स्क्वायर को ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट। सो 140x प्लस 100x, 240x प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज। अब देखें आपके पास ये एक प्रॉपर इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले 1024 यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो माइनस होगा। इसी तरह मैं इस 24x, 240x और 4x स्क्वायर को भी अरेंज करता हूँ। कैसे होती है इसकी अरेंजमेंट, पहले हम रखेंगे 2 डिग्री वेरिएबल 4x स्क्वायर को, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस 240x, इसके साइन चेंज नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि मैंने इस 4x स्क्वायर और 240x को इक्वेशन के राइट या लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं किया, बल्कि उसी राइट साइड पे ही सिर्फ इनकी अरेंजमेंट की है, आगे पीछे किया। तो ऐसी सूरत में आपने साइन चेंज नहीं करना। हाँ, 1024 पहले लेफ्ट साइड पे था, अब शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, इसलिए नेगेटिव 1024 आ जाएगा। आगे चलें, 4x स्क्वायर प्लस 240x और माइनस 1024 में आपको कॉमन नजर आ रहा है 4, ठीक है ना, सिर्फ 4 कॉमन लेंगे। x आपके पास फर्स्ट टर्म के साथ है, सेकंड के साथ है, बट थर्ड टर्म के साथ नहीं है, इसलिए मुझे तीनों में सिर्फ 4 कॉमन नजर आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर 4x की जगह, 4x स्क्वायर की जगह लिखेंगे सिर्फ x स्क्वायर, 240x की जगह लिखेंगे 60x, बिकॉज 4 6 24 0 एज इट इज, यानी 64 240x, और फिर नेगेटिव साइन। अब 1024 की जगह हम लिखेंगे 256, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 256 इज 1024। अब कैसे करेंगे, 4 2s are 8, ये 10 है, डिफरेंस 2 रह जाएगा, 2 को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, ये बनेगा 22, एंड देन 4 5s are 20, यहाँ 22 था, फिर 2 शिफ्ट करेंगे लास्ट डिजिट के पास, जिससे बनेगा 24, एंड फाइनली 4 6s are 24, राइट। सो अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 0 से डिवाइड हो जाएगा। वी नो दैट 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0, सो नाउ 0 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 256। इसे पढ़ा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मजीद भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां भी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल आपके सामने है x, और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2। वर्ड क्वाड का मतलब होता है 2, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी हो, 2, इसे पढ़ा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको हटा दें, अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, बिकॉज इसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 1 है। सो आपके सामने है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पर करेंगे फैक्टराइज। इस फैक्टराइजेशन के लिए गौर से देखें, ये बाकायदा मैट्रिक में आपके यानी 10 मैट्रिक में आपके पास चैप्टर इसका होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक। इसके लिए हम करते क्या है, कांस्टेंट टर्म देके -256, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। आप फेमिलियर है विद वेरिएबल एंड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। ये है कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर क्या है, इस वक्त 1 है, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म -256 नेगेटिव साइन के साथ, -256 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, क्या है कोएफिशिएंट 1, सो -256 मल्टीप्लाई बाय 1, -256 आप यहाँ पे लिखेंगे, ये रफ वर्क है समझे। उसके बाद मिड टर्म जो है x, इसका कोएफिशिएंट क्या है, +60, साइन के साथ देखना है आपने, ठीक है ना। 60 को आप -256 के नीचे लिख देंगे। कुछ स्टूडेंट इसे मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, यानी आप इस प्रोसेस के जरिए इस 60x को ब्रेक करना चाहते हैं, मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो मिड टर्म ब्रेक वाली जो फिनोमेना है, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही इसका एक्चुअल नाम, राइट। सो आगे चलते हैं। मैंने क्या लिखा, -256 कैसे कैलकुलेट किया, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया 2 डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, और इसे यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद जो मिड टर्म x का कोएफिशिएंट है +60, वो -256 के नीचे लिख दिया। अगर ये होता -60 तो मैं यहाँ पे -60 लिखता। आगे चले, मुझे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ, -256 कैलकुलेट करके दे, उसी नंबर को उन्हीं साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिले 60।
वो दो नंबर्स हैं 64 मल्टीप्लाइड बाय 4। आप डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाए, ठीक है ना, आपके पास 256 आएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैंने 256 के लिए 64 मल्टीप्लाई बाय 4 किया। अच्छा, 64 मल्टीप्लाई बाय +4 अगर मैं लेता हूँ तो ये बनेगा +256, लेकिन मुझे चाहिए -256, तो लिहाजा मुझे 64 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 के साथ, तो ये बन जाएगा -256। इन्हीं दो नंबर्स 64 और -4 को जब मैं नीचे लूँगा तो मेरे पास आएगा +60। इससे ये बात भी साबित होती है कि अगर मैं -64 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो तब भी तो मेरे पास -256 ही आता है, लेकिन मसला ये होगा -60 और +4 जो है वो आपको +60 नहीं -60 कैलकुलेट करके दे रहे हैं। लिहाजा आपने दो ऐसे नंबर्स का चुनाव करना है जिससे ऊपर आपको कैलकुलेट हो -256, उन्हीं नंबर को उन्हीं साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट +60। देखिए, ऊपर 60 पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, ऊपर 4 नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है। ठीक, आगे चलें। अब जरा इस मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। 60x किस टर्म में ब्रेक करेंगे? ये 60 - 4 में। आप 60x की जगह लिखेंगे 64, सॉरी मैंने 60 पढ़ा, 64 - 4 के फॉर्म में। 60x की जगह आप लिखेंगे 64x - 4x, एंड इट्स ट्रू, 64x - 4x इज 60x। ब्रेक करने के बाद अब आप बनाएंगे पेयर्स। ये रहा फर्स्ट पेयर और ये रहा सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है आपके पास? x² + 64x। x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x² की जगह लिखेंगे x और 64x की जगह लिखेंगे जस्ट 64। लिहाजा इस सेकंड पेयर -4x - 256 में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो नेगेटिव साइन और दूसरा 4। सो लिहाजा जब आप -4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर -4x की जगह लिखेंगे x, और चूंकि आपने माइनस साइन भी कॉमन लिया है लिहाजा अब ये चेंज हो जाएगा प्लस में। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर नंबर्स या टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे ये माइनस है अब ये बन जाएगा प्लस, और 256 की जगह लिखेंगे 64 बिकॉज 64 4s आर 256। आगे चलें, आपको फिर कॉमन फैक्टर नजर आ रहे हैं x + 64 x + 64, तो अगले स्टेप में मैं कॉमन लूंगा x + 64 को, और अनकॉमन क्या रह जाएंगे? x एंड -4। ये दो फैक्टर्स बन गए। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या है? x + 64 = 0, और दूसरा फैक्टर क्या है? x - 4 = 0। +64 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो बनेगा -64, जबकि -4 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो +4 बनेगा। अब x की दो वैल्यूज हमारे पास आई, एक -64 और दूसरी +4। -64 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा इसलिए कि x है क्या? x दरअसल हमारे पास है विड्थ ऑफ द कॉन्क्रीट पाथ। इसका मतलब है कि इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है इस कॉन्क्रीट पाथ की, वो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो होगा -64 या तो वो होगा +4। डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। आप डिस्टेंस, फासले को कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, ये फिजिक्स का असूल है, फिजिक्स का कानून है। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि -64 को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ विड्थ ऑफ द पाथ कितना हुआ? 4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ जो कंक्रीट पाथ है उसकी जो विड्थ है वो हर तरफ कितनी है? 4 मीटर लेफ्ट पे, 4 मीटर राइट पे, 4 मीटर टॉप पे और 4 मीटर बॉटम पे है। ये था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया इसने, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं पूरी तरह से समझा सकूँ। सो ये है फील्ड की डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेड्थ, जबकि आउटर रेक्टेंगल यानी इस कंक्रीट पाथ की जो डायमेंशंस थी वो आपके सामने है 50 + 2x मीटर और 70 + 2x मीटर, और इसकी विड्थ कितनी हुई इस कंक्रीट पाथ की? इसकी हुई 4 मीटर्स। -64 किस लिए रिजेक्ट किया? क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन एक और वर्ड प्रॉब्लम है, इसे भी देख ले। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ साइड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर x + 3 cm and 2x - 5 cm respectively. Given that the area of the triangle is 20 square centimeter, find the value of x. एक रेक्टेंगल है, सॉरी मैंने रेक्टेंगल का, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हाइट का। ये ज्योमेट्री के क्या कहते हैं, आप यूँ समझे कि लैंग्वेज है, जहाँ भी बात हो रही होगी हाइट की तो उसे हम रेफर करेंगे एज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी होता है। यहाँ हम बात करेंगे
राइट एंगल ट्राइंगल की, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये वो पॉइंट है जिसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो ट्राइंगल की बात हो रही है वो कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ साइड एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द ट्राइंगल आर x+3 सेंटीमीटर and 2x+5 centimeter respectively. Given that the area of the triangle is 20 square centimeter, find the value of x. आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। ट्राइंगल के दो साइड्स और एरिया की वैल्यू गिवन है। पहले साइड की लेंथ कितनी है, x+3, दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड यानी हाइट, ये साइड की लेंथ है और ये हाइट है 2x-5, और एरिया कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले जिस ट्राइंगल की बात हो रही है उसे आप देख लें। ये वो ट्राइंगल है जिसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन में। मैंने आपसे कहा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पता कहाँ से मुझे चला, वर्ड हाइट की मदद से, ठीक। तो ये है बेस ऑफ द ट्राइंगल जिसकी लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, x+3। क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि द लेंथ ऑफ अ साइड, ये है वो साइड जिसकी लेंथ है x+3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि एंड हाइट, पहले साइड की बात हो रही है, ये रहा साइड, और फिर दूसरी बात हो रही है हाइट की। हाइट कितनी है 2x-5 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको हाइट नजर आ रही है ये कितनी है 2x-5 सेंटीमीटर। ये होगी हाइट ऑफ द ट्राइंगल और ये होगी लेंथ ऑफ द साइड यानी बेस कितनी थी x+3, और ये हाइट कितनी है 2x-5। थर्ड साइड को हम ज्योमेट्री में कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के थर्ड साइड को हाइपोटेनस, ठीक है ना। फिलहाल इसको रहने दें, आप सिर्फ बेस और हाइट को देखें। साइड कितनी है बेस x+3 और हाइट कितनी है 2x-5। ये इंशाल्लाह हम ज्योमेट्री में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसे बेस क्यों कहते हैं और इस साइड को हाइट क्यों कहा जाता है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस साइड को बेस लेंगे ना, ये जो वर्टिकल साइड है, तो फिर ये जो हॉरिजॉन्टल साइड होगी ये हाइट कहलाएगी। सो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास स्पेस है, यहाँ जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना, इसके दो आर्म्स हैं 90 डिग्री के एंगल के। एक बेस है जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, दूसरी हाइट है जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है। यहाँ आप चॉइस ले सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर ये हाइट होगी तो ये वर्टिकल लाइन बेस होगी, और अगर आप वर्टिकल लाइन को हाइट लेंगे तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बेस होगी। ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस यहाँ पर ये देखें कि एक साइड की लेंथ कितनी गिवन है x+3 और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी गिवन है 2x-5। पता कैसे चला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि पर्टिकुलरली इसमें वर्ड यूज हुआ है हाइट ऑफ द ट्राइंगल, राइट। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टोटल एरिया यानी इस बाउंड्री लाइन के अंदर कितना रीजन है, इसका एरिया कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, x की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना है x+3 मीटर्स, ये बेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज x+3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द ट्राइंगल 2x-5 मीटर्स। हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x-5 मीटर्स, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और 1.5 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, जैसे इसको रीड करना चाहें, ठीक है ना। सो बट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। ये तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला है, वी नो दैट। सो अब इसमें वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट्स 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल की जगह क्या पुट करेंगे 20। यूनिट अब लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर सेंटीमीटर आखिर आंसर में एक ही दफा लिखे, ठीक है ना। और इसी तरह 1/2 एज इट इज आ जाएगा। बेस कितना है इस ट्राइंगल का, ठीक है ना। बेस तो वही है जो यहाँ पर गिवन है, लेंथ ऑफ द साइड यानी x+3। इस साइड को बेस कभी भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि बेस या साइड और हाइट जो है हमेशा वो दो साइड्स होती है जो जिनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो ये साइड आप कभी भी ना बेस ले सकते हैं और ना ही हाइट ले सकते हैं, ये याद रखिए। बेस और हाइट या लेंथ ऑफ द साइड और करस्पॉन्डिंग हाइट हमेशा वो दो साइड्स होंगी जिनका इंक्लूडेड एंगल यानी जिनका वर्टेक्स जो है वो 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है ना। सो बेस की लेंथ कितनी है x+3 और हाइट की लेंथ कितनी है क्वेश्चन में 2x-5। ये चीज़ें मैंने पुट कर दी एरिया ऑफ द ट्राइंगल के फार्मूले में। अब इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले x+3 और 2x-5 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया है। कैसे, x मल्टीप्लाई बाय 2x इज 2x स्क्वायर, एंड देन x मल्टीप्लाई बाय -5 इज -5x, एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, 3 2s are 6x, and then 3 multiplied by -5
इज -50। इसी तरह 1/2 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा इस इक्वेशन के, तो ये बनेगा 2/1। अब जानते हैं जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, आप उस फ्रैक्शन का क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। सो 1/2 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन साइन बिकम्स 2/1, राइट? 2/1 का मतलब है 2, ठीक है ना? यूजुअली हम डिनोमिनेटर में 2 को नहीं लिखते, सो 2/1 मीन्स 2, राइट? आगे मूव करते हैं। उसके बाद 20 times 2 is 40 and then 2x square as it is, -5x plus 6x like terms है, so -5x plus 6x is 1x or simply x and then -15। once again 40 राइट साइड पे ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस होगा, एंड नाउ -15 -40 दोनों नेगेटिव साइन है, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस करेगा, दैट इज -55। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 2x square plus x -55। आप देखिए यहाँ पर भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद क्या है? ताकि आप इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर सके, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो आपके पास यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी है, ऐसी इक्वेशन जहाँ वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 हो। पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या करेंगे? सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म -55 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, 2 के साथ। अच्छा, यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने कॉमन नहीं लिया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इस इक्वेशन में, इसलिए कॉमन आप नहीं लेंगे। सो -55 मल्टीप्लाइड बाय 2। पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या था? x स्क्वायर का 1 था, यहाँ क्या आ रहा है? 2। तो -55 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -110। साइन को भी देखना है। उसके बाद जो मिड टर्म है x, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है ना? मिड टर्म है x, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो अब मैं इस 1 को +1, ठीक है, +1 को मैं लिख देता हूँ -110 के नीचे, ये रहा +1, ठीक। सो दो ऐसे नंबर्स चूज करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें -110 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट 1। वो दो नंबर्स है 11 मल्टीप्लाई बाय -10, बिकॉज 11 मल्टीप्लाई बाय -10 इज -110। और जब आप इन्हीं नंबर्स को इन्हीं साइन के साथ लिखते हैं 11 -10, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? +1। मल्टीप्लाई करने से -110 आया, जो कि कांस्टेंट -55 और कोएफिशिएंट x स्क्वायर का प्रोडक्ट है, जबकि सम या डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आए +1, जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म x, ठीक। सो अब आप f1x को या सिंपली x को मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, इस 1x को ब्रेक करेंगे, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 11 -10, यानी आप 1x की जगह लिखेंगे +11x -10x। देखिए 11 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है। 11x -10x इज ट्रू बिकॉज 11x -10x इज 1x, ठीक। और 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म -55 भी आप एज इट इज लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप बनाएंगे पेयर्स। ये रहा फर्स्ट पेयर और ये रहा सेकंड पेयर। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन है, या आप इसे पढ़े मिड टर्म ब्रेक ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला जो पेयर है 2x स्क्वायर + 11x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। 2 और 11 नहीं, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x कॉमन है, तो हम x को एज ए कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर 2 एज इट इज आ जाएगा। x स्क्वायर में x 1 टाइम आप बाहर ले चुके हैं, 1 टाइम आप अंदर लिखेंगे, प्लस 11x की जगह सिर्फ 11 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद सेकंड पेयर -10x -55 में कॉमन क्या आ रहा है? -5। एक तो नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया, दूसरा 5 भी कॉमन लिया, क्योंकि 10 और 55 दोनों 5 से डिविजिबल है, इसलिए 5 कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर -10x की बजाय आप लिखेंगे +2x, इसलिए कि जब भी आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस अब क्या बनेगा? प्लस, ठीक है ना, प्लस साइन हम लिखते नहीं हैं। और 5 2s are 10 x एज इट इज। उसके बाद ये नेगेटिव साइन भी चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, बिकॉज आप कॉमन ले चुके हैं नेगेटिव साइन को। और फिर 5 1s are 5 5 1s are 5, यानी 11 5s are 55। 55 की बजाय क्या लिखेंगे? 11। आपको दो एक जैसे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, 2x + 11 2x + 11। इसे आप क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, अनकॉमन रह जाएंगे x - 5। अब दोनों को 0 के इक्वल लेंगे। पहले 2x + 11 = 0 और फिर x - 5 = 0। सबसे पहले 11 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, which becomes -11, और -5 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x = 5। ये तो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट
2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके -11 से डिवाइड होगा, सो x इक्वल्स -11/2। अब दो वैल्यूज x की आई, एक है -11/2 और दूसरी है +5। हमें फाइंड भी x की वैल्यू करनी है, तो मैंने यहाँ पर जो पहली वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू, इसे रिजेक्ट कर दी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। वाई? x इक्वल्स -11/2 विच इज इक्वल टू -2 और 5। जब आप 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 2.5, 2 और 5 नहीं, 2.5 इज रिजेक्टेड बिकॉज बेस एंड हाइट मस्ट बी पॉजिटिव। देखिए x क्या है, x या तो ये बेस हो सकती है या हाइट। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा कि अगर आप इसे हाइट लेंगे तो फिर ये बेस होगी, लेकिन अगर आप इस हॉरिजॉन्टल यानी ग्रीन लाइन को हाइट लेंगे तो फिर ये वर्टिकल यानी रेड लाइन क्या होगी, बेस होगी। सो डिपेंड करता है आप पे, इसलिए x बेस भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि -11/2 या -2.5 इज रिजेक्टेड बिकॉज बेस एंड हाइट मस्ट बी पॉजिटिव। दोनों क्या है, लेंथ्स है यानी कि डिस्टेंस है, और आप जानते हैं कि फिजिक्स में डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। सो लिहाजा -2.5 को आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो x की सही वैल्यू क्या है, 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 5। ठीक है ना, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब ये जो आपको नजर आ रहा है वेरिफिकेशन, ये आपके नीट वर्क का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। सो वेरीफाई कैसे करेंगे, आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला लगाया, a इक्वल्स 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक, अच्छा 1/2 बेस की लेंथ कितनी है, यानी लेंथ ऑफ द साइड x+3, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट की लेंथ कितनी थी, 2x - 5। यही दो लेंथ्स गिवन थी ना क्वेश्चन में। अच्छा उसके बाद x की जगह क्या पुट करेंगे, 5, बिकॉज हमने x की वैल्यू फाइंड की है 5। तो x+3 बिकम्स 5+3, और 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x, व्हाट इज x, 5, 2 टाइम्स 5 10, 10 - 5। उसके बाद 5+3 इज 8 एंड 10 - 5 इज 5। इसके बाद 2 1s are 2, 2 4s are 8, 8 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड देन 4 5s are 20। सो आपने देखा नहीं क्वेश्चन में ट्राइंगल का एरिया कितना गिवन था, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मतलब ये है कि आपने जो x = 5 की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल आपका आंसर सही है, और साथ में जो दूसरी वैल्यू है ये जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो +20 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं आएगा, इसलिए हम इसे यहीं पर ही रिजेक्ट कर देंगे। तो सही वैल्यू x की क्या है, 5। I hope the question is clear to you. Question number 4 है again a word problem. A piece of wire 44 centimeter long is cut into 2 parts. Each part is bent to form square. Given that the total area of 2 squares is 65 square centimeter, find the parameter of each square. Again word parameter का मतलब है boundary wall, कि बाउंड्री वॉल की लेंथ कितनी है। ठीक है ना, एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर। उस वायर को दो हिस्सों में काट दिया गया है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बहुत बारीक पॉइंट है, गौर से सुने। लॉन्ग इज कट इनटू 2 पार्ट्स। अब ये लाजमी नहीं है कि दोनों को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक छोटा हो सकता है तो दूसरा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि लॉन्ग 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो मेक श्योर आपके जहन में ये ना हो कि इस 44 सेंटीमीटर को 22 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नो, ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता कि एक वायर की लेंथ 2 हिस्सों में से पहले हिस्से की लेंथ कितनी है और दूसरे हिस्से की लेंथ कितनी है। हाँ, एक वायर की लेंथ गिवन है जो कि है 44 सेंटीमीटर। ईच पार्ट इज बेंट टू फॉर्म स्क्वायर। दोनों पार्ट्स को बेंट किया गया, वायर है उसे बेंट किया गया और उससे क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया। गिवन दैट द टोटल एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, दोनों स्क्वायर्स का जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो दोनों स्क्वायर्स का टोटल एरिया कितना बनता है, 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच स्क्वायर। आप बताइए कि दोनों स्क्वायर्स का पैरामीटर क्या होगा, यानी दोनों स्क्वायर्स को जब उनके बाउंड्री वॉल को आप मेजर करेंगे तो दोनों स्क्वायर्स की टोटल बाउंड्री वॉल कितनी बनती है, ये है क्वेश्चन का मकसद। ठीक है ना, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले ज़रा फिगर की शक्ल में थोड़ी सी समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये फिगर्स यहाँ से हट चुके हैं, हिल चुके हैं, मैं इसको अपने असल पोजीशन पे लाता हूँ। ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये वो वायर है जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, ये आई थिंक यहाँ से पूरा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा विजिबल हो।
हाँ अब सही है। ये वो दो वायर है जो टोटल जिसकी लेंथ थी 44 सेंटीमीटर। एक वायर को भी बेंड करके रेक्टेंगल बनाया गया है और दूसरे वायर को भी बेंड करके रेक्टेंगल बनाया गया है। याद रहिए कि आपको फिगर में तो नजर आ रहा है कि दोनों रेक्टेंगल, सॉरी मैं रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ, स्क्वायर, दोनों स्क्वायर आपको एक जैसे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू में क्या कहा कि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि अ पीस ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर दोनों इक्वल पार्ट्स में काटे जाते, वायर को दो इक्वल पार्ट्स में काटा जाता तो फिर जाहिर सी बात है दोनों स्क्वायर भी एक जैसे साइज के बनते, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सो आप ये समझिए कि ये जो पहला स्क्वायर है ये दूसरे स्क्वायर से बड़ा है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से छोटा है। दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि वायर को दो बराबर हिस्सों में काटा गया है। आगे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जब आप इन दोनों स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करते हैं तो दोनों स्क्वायर्स का एरिया, टोटल एरिया कितना बनता है? 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपने फाइंड क्या करना है? पैरामीटर ऑफ ईच स्क्वायर। बताइए इसकी टोटल बाउंड्री वॉल की लेंथ कितनी होगी और इस दूसरे के भी टोटल बाउंड्री वॉल की लेंथ कितनी होगी, और फिर दोनों को आपस में प्लस कर दें। ये आपसे पूछा गया है कि दोनों, यानी कि इन दोनों स्क्वायर्स का टोटल बाउंड्री वॉल कितना होगा, पहला का भी और दूसरे का भी। यह है पैरामीटर। इसमें कुछ चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं फिर सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जिस तरह हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड किया था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला है एल स्क्वायर। एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर शेप के हर साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो यहां पर भी एल स्क्वायर का मतलब यह है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जैसे रेक्टेंगल में होता है ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, अब स्क्वायर में तो ब्रेड्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो सारे लेंथ्स होंगे बिकॉज चारों साइड्स इक्वल है, तो लिहाजा एल स्क्वायर का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब मैंने चूंकि पहले स्क्वायर को नाम दिया है ए, तो फिर इसका एरिया भी क्या बनेगा? ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर लेंथ, साइड की लेंथ को मैं नाम देता एल, तो फिर एरिया का फार्मूला बनता एल स्क्वायर। अब चूंकि मैंने साइड की लेंथ को नाम दिया है ए, तो एरिया का फार्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर। इसी तरह दूसरे स्क्वायर के साइड की लेंथ को मैंने नाम दिया है बी, तो फिर एरिया का फार्मूला क्या बनेगा? बी स्क्वायर। अगेन अगर मैं साइड की लेंथ को एल का नाम देता तो फिर एरिया का फार्मूला बनता एल स्क्वायर। अब मैंने इस स्क्वायर के साइड की लेंथ को नाम दिया है बी, तो फिर एरिया का फार्मूला बनेगा बी स्क्वायर। ये तो हुआ एरिया। पैरामीटर, स्क्वायर के पैरामीटर का फार्मूला है लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। इवन हर ज्योमेट्रिकल शेप के पैरामीटर को आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, उसके चारों साइड्स, पांचों साइड्स, तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करके ये कहलाता है पैरामीटर। लेकिन इनके अलग अलग फार्मूले भी हैं। जैसे स्क्वायर के पैरामीटर का फार्मूला है 4l। एक्चुअल फार्मूला क्या है? 4l, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ्स। एक लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो टोटल पैरामीटर क्या होगा? 4 5 से 20, यानी 5 + 5 + 5 + 5। लेकिन चूंकि मैंने इस स्क्वायर के साइड के लेंथ का नाम ए रखा हुआ है तो 4l किस में चेंज हो जाएगा? 4a में। यह है पैरामीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। इसी तरह सेकंड स्क्वायर के साइड की लेंथ को मैंने नाम दिया है b, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4b। ठीक है ना, स्क्वायर है और स्क्वायर के पैरामीटर का फार्मूला है 4l। 4 साइड रिप्रेजेंट करता है उसके साइड्स को और l जो है वो उसके साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक साइड की लेंथ आपने फाइंड कर ली, उसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो चारों साइड्स की लेंथ फाइंड हो जाएगी। इसे कहते हैं पैरामीटर। बहरहाल यहाँ पर मैंने लेंथ b से डिनोट किया है तो एरिया बनेगा b स्क्वायर और पैरामीटर बनेगा 4b। यहाँ मैंने लेंथ a से डिनोट किया है तो एरिया बनेगा a स्क्वायर और पैरामीटर बनेगा 4a। आगे चलें। सो ये तो थोड़ी सी डिस्कशन। एक पीस ऑफ वायर है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इक्वल नहीं, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इससे दो स्क्वायर बनाए गए हैं। दोनों स्क्वायर का टोटल एरिया कितना है? कंबाइंड 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपने दोनों स्क्वायर्स के बाउंड्री वॉल की मेजरमेंट करनी है, यानी कि दोनों स्क्वायर्स के पैरामीटर को कैलकुलेट करना है। चलो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। वी नो दैट पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या है? 4l। ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। एज द वायर इज कट इनटू टू पार्ट्स, या मैंने वर्ड यूज नहीं किया इनटू टू इक्वल पार्ट्स, नो, मैंने कहा एज द वायर इज कट इनटू टू पार्ट्स देयरफॉर पैरामीटर्स ऑफ द टू स्क्वायर इज 4a + 4b = 44 सेंटीमीटर। What is 4a? Parameter of the first square.
एंड व्हाट इज 4b? पैरामीटर ऑफ द सेकंड स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर प्लस पैरामीटर ऑफ द सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या लिखा हुआ है? देयरफॉर पैरामीटर्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स का पैरामीटर क्या बनेगा? पैरामीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर प्लस पैरामीटर ऑफ द सेकंड स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर का पैरामीटर क्या है? 4a, और दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर क्या है? 4b। दोनों का पैरामीटर कितना होगा? 44 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वायर की टोटल लेंथ कितनी थी? 44 सेंटीमीटर। इसी 44 सेंटीमीटर की वायर को काट करके दो स्क्वायर बनाए गए हैं। अब जब इनके दोनों के पैरामीटर्स को आप ऐड करेंगे तो फिर टोटल लेंथ कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा, आप ये कहेंगे ये तो आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच स्क्वायर। पहले स्क्वायर का पैरामीटर कितना है, दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर कितना है। आसान अल्फाज में, जो वायर 44 सेंटीमीटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट की लेंथ कितनी है, दूसरी पार्ट की लेंथ कितनी है। जाहिर है पहले पार्ट की लेंथ पहले स्क्वायर का पैरामीटर होगा और दूसरे पार्ट की लेंथ दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर होगा। ठीक है ना। अगर ये होता ना कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, तो फिर तो आंसर आ गया 44। लेकिन क्वेश्चन कह रहे ईच, इनमें से पहले का कितना है पैरामीटर और दूसरे का कितना है। और एक और बात, अगर लिखा होता कि द वायर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, फिर तो दोनों का होता 22 सेंटीमीटर पैरामीटर। ठीक है ना। सो यहाँ पर यह बात भी जाहिर हो गई कि वायर को दो बराबर हिस्सों में नहीं काटा गया है। सो आपने बताना है कि पहले स्क्वायर का पैरामीटर कितना है और दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर कितना है। इसलिए मैंने लिखा है पैरामीटर्स ऑफ द टू स्क्वायर इक्वल्स 4a पैरामीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर प्लस 4b पैरामीटर ऑफ द सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ द वायर 44 सेंटीमीटर। फिर से बता दूं, पैरामीटर बाउंड्री वॉल की मेजरमेंट को कहते हैं। तो अगर उस वायर को काट के इससे बाउंड्री वॉल बनाई गई है तो उस वायर की जितनी लेंथ होगी इस बाउंड्री वॉल की लेंथ भी इतनी ही होगी। लेकिन कितना काटा गया है, पहला हिस्सा वायर का और दूसरा हिस्सा कितना है, ये क्वेश्चन हमने फाइंड करना है। या पहला स्क्वायर का पैरामीटर कितना है और दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर कितना है। आगे चले, ये एक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करते हैं। 4a प्लस 4b में कॉमन आ रहा है 4, तो वी लेफ्ट विद a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिखेंगे इक्वल्स 44। 4 यहाँ a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड से पे 44 से डिवाइड होगा। देन 4 11s आर 44, राइट। सो या 44 डिवाइडेड बाय 4 इज 11। सो a प्लस बी इक्वल्स 11। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद अब आ जाए एरिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या है? एल स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स का फार्मूला फिर क्या बनेगा? दोनों स्क्वायर्स का एरिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है, देखें मैंने कहा ना पहले स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा? ए स्क्वायर, और दूसरे स्क्वायर का एरिया क्या बना? बी स्क्वायर। तो दोनों का कलेक्टिव एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक। सो जिस तरह पैरामीटर हमने कैलकुलेट किया, इसी तरह एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऊपर वाले ए प्लस बी इक्वल्स 11 को नाम देंगे इक्वेशन 1 और इसे नाम देंगे इक्वेशन 2। हम इसमें फाइंड क्या कर रहे हैं? पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर्स। तो इसका पैरामीटर क्या बनेगा? अगर आप a की वैल्यू फाइंड करें, a को 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका पैरामीटर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप b की वैल्यू फाइंड करें और b को 4 से मल्टीप्लाई करें तो पैरामीटर दूसरे स्क्वायर का भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम फाइंड कर रहे हैं a और b की वैल्यू। a और b दो नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 1 को स्क्वायर में इसका स्क्वायर लूंगा और फिर इसे इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि या तो a की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे या b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, चले आगे चलें। मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेता हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू 11। ये है इक्वेशन 1। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड का भी आप स्क्वायर लेंगे और राइट साइड 11 का भी आप स्क्वायर लेंगे। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स 11 स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर एक अलजेब्रिक फार्मूला है और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और राइट साइड पे 11 स्क्वायर इज 121। दूसरी इक्वेशन, अच्छा मैंने क्या लिखा है? पहले मैंने इक्वेशन 1 का स्क्वायर लिया एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन 2।
पहले मैंने इसका स्क्वायर लिया, ये रहा इसका स्क्वायर हो गया, और अब मैं इसे सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ऊपर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 जिसका हमने स्क्वायर लिया, और नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन 2 यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 65। आपको यहाँ गैप नजर आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए क्योंकि मुझे लाइक टर्म्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है। ये a स्क्वायर, अब 2ab तो सेकंड इक्वेशन में है ही नहीं इसमें, तो लिहाजा b स्क्वायर को फिर मैं b स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा। ठीक है, ये इक्वेशंस को लिखने का प्रॉपर तरीका है। चूंकि हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिहाजा सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हम HCF और LCM फाइंड कर रहे थे, जहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए क्वेश्चंस का HCF और LCM फाइंड कर रहे थे। सो लिहाजा सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव a स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव a स्क्वायर, पॉजिटिव b स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव b स्क्वायर, एंड पॉजिटिव 65 बिकम्स नेगेटिव 65। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। वी लेफ्ट विद 2ab। इसका साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि ये ऊपर वाली इक्वेशन का हिस्सा है, नीचे वाले का नहीं, नीचे वाले का साइन चेंज होगा। ठीक है ना, तो 2ab इक्वल्स ये 121 पॉजिटिव है और 65 नेगेटिव है। सो 121 से 65 माइनस करेंगे, वी लेफ्ट विद पॉजिटिव 56। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा था जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो a कैंसिल आउट होगा या b। a और b दोनों कैंसिल आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर a b दोनों मौजूद है, तो लिहाजा इसके साथ अभी कुछ और करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ a या b दोनों में से कोई एक एलिमिनेट हो जाता तो काम बहुत ही आसान हो जाता। a या b की वैल्यू यहाँ से निकल आती, और दूसरी फर्ज करें अगर a की वैल्यू निकलती तो b की वैल्यू के लिए हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देते। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर फिर दोनों वेरिएबल्स a b मौजूद है तो अब एक और स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, बहरहाल 2 यहाँ a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 56 से डिवाइड होके वी गेट 28। सो ए बी इक्वल्स 28। अब ना तो a की वैल्यू है इसमें ना b की वैल्यू है इसमें। अब क्या करेंगे, मुझे फाइंड करना है a और b की वैल्यू, क्योंकि a और b की वैल्यू से ही मुझे पहले और दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड होगा। ठीक, सो अब मैं आता हूं जो हमने फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट की थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 11। नाउ a प्लस बी इक्वल्स 11 एंड ए बी इक्वल्स 28। अब आप मुझे बताएं कि a b है क्या। a और b दो नंबर्स है, a और b दो नंबर्स है जिन्हें हमने फाइंड करना है। a जो है वो लेंथ है फर्स्ट स्क्वायर के साइड की, और b जो है वो लेंथ है सेकंड स्क्वायर के साइड की। जब बात होती है लेंथ की तो लेंथ तो नंबर्स में होता है, तो लिहाजा a और b दो नंबर्स है। यहाँ दो ऐसे नंबर्स है जिन्हें आप ऐड करते हैं तो इनका सम आ रहा है 11, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट आ रहा है 28। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर कौन से, a प्लस बी इक्वल्स 11 एंड ए बी इक्वल्स 28। दीज आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दो नंबर्स है जिन्हें आप ऐड करें 11 आता है, और उन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 28 आता है। तो अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर जो ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ या जो मेथड अप्लाई करने वाला हूँ, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b। ठीक है ना, दीज आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो लेट्स फॉर्म, यहाँ मैं एक वर्ड ऐड करना भूल गया, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों इक्वेशंस को देख के, a प्लस बी इज इक्वल टू 11 और ए बी इक्वल्स 28। देखिए ये बिल्कुल आपके सामने नया होगा। ठीक है ना, अब चूंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं तो लिहाजा मुझे ये करना पड़ रहा है। ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेड 10 में है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन इसमें शामिल है तो लिहाजा इसको आपको देखना होगा। ये बाकायदा आपके सामने एक चैप्टर आएगा ग्रेड 10 में, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, सो ये दो मैंने आपसे कहा a प्लस बी और ए बी इक्वल्स 28, दो ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करें 11 आएगा, और इन्हीं नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें 28 आएगा। तो दीज आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किसकी बात हो रही है, 11 एंड 28। 11 दो नंबर्स का सम है, जबकि 28 उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, उन्हीं दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो 28 आएंगे। ठीक है ना, अब इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को देख के हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। वो किस तरह से, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं ना तो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं रूट्स। ठीक है ना, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ये जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, जहां x की दो वैल्यू आई, 1 मिनट में आपको दिखाता हूं। ये
x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -11/2। ये क्या कहलाती? ये कहलाती है रूट्स। किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कहाँ गया? इसके। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। इसलिए रूट्स कहलाते हैं कि जब आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह, तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जब आप इस x की जगह यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो राइट साइड टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए तो इसको रूट कहते हैं। ठीक है ना? सो बात थोड़ी से आगे निकल गई, टॉपिक नया इन्वॉल्व हो गया इसलिए। ठीक है ना? सो जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपके पास 2 रूट्स आते हैं। ठीक है ना? उन रूट्स, यहाँ पर हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं जिसके रूट्स हैं ए बी, और ए बी हमें अभी तक पता नहीं है, हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है ना? सो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। किस तरह से बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है x² - sx + p = 0। क्यों बना रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि देखिए, मैंने पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ना ए की वैल्यू निकल आई ना बी की वैल्यू निकल आई, इसलिए अब मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उससे 100% ए और बी दोनों की वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक? सो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। तो क्या फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का? x² - sx + p = 0। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसमें s क्या है? सम ऑफ द रूट्स। s स्टैंड्स फॉर सम ऑफ द रूट्स एंड p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये क्या है आपके सामने? a + b क्या कहलाता है? सम ऑफ द रूट्स। और ए बी क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी ये दो ऐसे रूट्स हैं, दो ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करें 11 आता है, और इन्हीं रूट्स और या इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ रहा है 28। लिहाजा फार्मूला है x² - sx + p = 0। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज s? s इज कॉल्ड सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स क्या है? 11। तो s की जगह क्या पुट करेंगे? 11। इसी तरह p, व्हाट इज p? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स इस वक्त क्या है? a एंड b, जो अननोन है, लेकिन इनका प्रोडक्ट कितना है? 28। तो p की जगह क्या पुट करेंगे? 28। x को मैं यहां से हटा देता हूं, बल्कि x² - sx + p। ठीक है ना? p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 28 है, तो इसके साथ x नहीं लगेगा। आपके सामने फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है ना? ये देखिए, x² - 11x + 28। 2 दफ़ा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर चुके हैं, अब तीसरी मरतबा फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना? और यहाँ आप ये भी समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है। ठीक? अब वही तरीका है, कांस्टेंट टर्म 28 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट 1 के साथ। इस वक्त कोएफिशिएंट कितना है? 1। 28 पॉजिटिव है, सो 28 1s are 28। यहाँ पर आप 28 लिख देंगे। ये रफ वर्क है। और जो मिड टर्म है x - 11x, x का कोएफिशिएंट क्या है? -11। इसे 28 के एग्जैक्टली नीचे लिख देंगे। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें +28 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट -11। वो दो नंबर्स हैं -7 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 4s are 28। इसी तरह -7 - 4 इज -11। ठीक? सो आप -11x को यहां पर ब्रेक कर रहे हैं, और फैक्टर्स क्या है? -7 - 4। सो -11x की जगह क्या लिखने जा रहे हैं आप? -7x - 4x। एंड इट्स ट्रू, -7x - 4x इज -11x। बाकी x² और 28 इसको आप एज इट इज लिख देंगे। अगला स्टेप है कि आप इसमें पेयर बना दें। ये रहा आपके पास पहला पेयर, और ये आपका दूसरा पेयर बनेगा। पहले पेयर में कॉमन क्या आ रहा है? बिटवीन x² एंड 7x, x कॉमन आ रहा है, सो वी लेफ्ट विद x - 7। और -4x + 28 में कॉमन क्या आ रहा है? -4 मैंने कॉमन लिया है। मैंने क्या कॉमन लिया है? -4, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो आप माइनस साइन भी कॉमन लें। मैंने आपको बताया था माइनस साइन कॉमन लेने से ये होगा, ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में बदल जाएगा। सो -4x में से आपने -4 कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आप लिखेंगे x। क्योंकि आपने नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया है, तो ये पॉजिटिव साइन अब चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। और हाउ मेनी 4s कैन फिट इन 28? 28 की जगह आप क्या लिखेंगे? 7, बिकॉज 4 7s are 28 = 0। अब आपके पास x - 7 एक जैसे आ रहा है, तो इसका मतलब है हम अब लेंगे x - 7 एज कॉमन, एंड x - 4 क्या रहेगा? अनकॉमन।
अब दोनों को 0 के इक्वल लेते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल 0। x माइनस 7 इक्वल 0 बिकम्स x इज इक्वल टू प्लस 7 जब आप माइनस 7 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, एंड x माइनस 4 इक्वल 0 बिकम्स x इज इक्वल टू प्लस 4 जब आप माइनस 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है ना। अब x की दो वैल्यूज आ गई और दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें से पहली x को अगर आप a लेते हैं तो दूसरी x की वैल्यू बनेगी b। अगर आप पहली वैल्यू x की लेते हैं b तो दूसरी वैल्यू बनेगी a। ठीक है ना। तो मैंने लिखा है देयरफॉर a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 4 और वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि आप ये भी ले सकते हैं a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज a एंड b? a इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द साइड of the first square and b is the length of the side of the second square। तो अब आप दोनों के पैरामीटर्स आराम से फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू आपने क्या ली, हाँ ये मैंने वेरीफाई भी करके दिया, आपका आंसर यहीं तक आ गया। ठीक है ना। वेरिफिकेशन में क्या लिखा है, पैरामीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, क्या था पैरामीटर 4a, a की वैल्यू कितनी है 7, तो 4a मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 4 7 28 सेंटीमीटर। पहले स्क्वायर का पैरामीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, और दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर क्या था 4b, b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4b का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और 28 प्लस 16 दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ रहा है, टोटल पैरामीटर 28 प्लस 16 इक्वल्स 44 सेंटीमीटर। व्हाट इज 44 सेंटीमीटर, वायर की लेंथ। तो इसका मतलब है वायर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, पहला हिस्सा क्या था 28 सेंटीमीटर और दूसरा हिस्सा क्या था 16 सेंटीमीटर। इक्वली डिवाइड नहीं किया गया था, पहला वायर बड़ा था और दूसरा छोटा, तो पहला स्क्वायर भी बड़ा होगा दूसरा स्क्वायर भी छोटा। अगर आप ए और बी की वैल्यू को चेंज कर दें तो फर्क ये होगा कि पहला जो स्क्वायर है उसका पैरामीटर बनेगा 16 और दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर बनेगा 28, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है और वाइस वर्सा, आपकी चॉइस है। आप इसे ए लें तो फिर 4b होगा, अगर आप इसे b लेते 7 को तो फिर 4a होगा, डजेंट मैटर। ठीक, ये पहला हिस्सा तो वेरीफाई हो गया। और एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर, ए क्या है 7 है, 7 7 जार 49। एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 4 है तो 4 स्क्वायर इज 16। एरिया ऑफ द टोटल टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर 49 प्लस 16 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 65। क्वेश्चन में कहा था ना कि दोनों स्क्वायर्स का एरिया कितना बन रहा है 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह मैथ्स के क्वेश्चंस को भी आप अपना आंसर जो है वो उन क्वेश्चंस में वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों स्क्वायर्स का टोटल पैरामीटर कितना है 44, एक स्क्वायर का पैरामीटर कितना है 28 और दूसरे का पैरामीटर कितना है 16, जबकि दोनों स्क्वायर्स का कंबाइंड एरिया कितना है 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है कि आपको पहले अटेम्प्ट में ये समझ नहीं आएगा, लेकिन ये है कि बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है और इसमें 2 टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर इसको एक दफ़ा और आप देख लें और फिर इसे अपनी तरफ से खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जो डिफ़िकल्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो ये था फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों किया हमने ऐसा, इसलिए क्योंकि जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया उसके बावजूद भी ना तो मुझे ए की वैल्यू मिल सकी ना बी की वैल्यू मिल सकी, तो फिर लिहाजा मुझे अगले स्टेप की जानिब जाना पड़ा जहाँ ए प्लस बी को मैंने लिया सम ऑफ द रूट्स और ए बी को मैंने लिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो वैल्यूज़ जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज़ आई 7 और 4 और ये दोनों वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को। यानी अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 7 पुट करें तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इस x की जगह 4 पुट करें तो ये सारा लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, इसीलिए तो इनको रूट्स कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था ना कि ए और बी यहाँ पर क्या है, 2 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें प्लस करे 11 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई करे तो 28 आ जाए। वो कौन से 2 नंबर्स हैं 7 and 4, 7 + 4 is 11 and 7 4s are 28। तो हुए ना ये वही 2 नंबर जिन्हें ऐड करके 11 आता है और जिन्हें मल्टीप्लाई करके 28 आता है। तो वो 2 नंबर्स कौन से हैं 7 and 4। तो ये 2 रूट्स हुए ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हुए। तो इसलिए मैंने कहा दीज आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b। पहला रूट क्या है a और a कितना है 7 और दूसरा रूट क्या था b और b कितना है 4। तो ये वो चीज़ थी जहां हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और फिर उसकी मदद से हमने x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स आते हैं, कहीं पर हम एक रूट को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमने दोनों रूट्स को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि दोनों पॉजिटिव रूट्स हैं। ठीक,
I hope the question is clear to you now.